बाबर आजम ने पिछले 8 टी20 मैचेस में जहां टारगेट 180 के ऊपर का था, वहां पर 4 डक बनाए, यानी 4 दफा सिफर पर आउट हुए जब पाकिस्तान 180 या उससे ज्यादा का रन चेज जो है वो टारगेट जो है वो चेज कर रहा था। उसके अलावा अगर बात की जाए तो जब टारगेट 150 140 के आसपास था तो बाबर आजम फॉर्म में नजर आए, 50 स्कोर की अच्छे रन बनाए। अब यहां पर सवाल यह खड़ा होता है कि क्या वो टी20 के प्लेयर नहीं है, क्या टी20 में उनकी जगह नहीं बनती और मॉडर्न डे क्रिकेट में क्या वो बहुत पीछे हैं? इस पर नजर डालेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने श्रीलंका को आसानी हराकर ट्राई सीरीज और एक और सीरीज अपने घर अपने नाम कर ली। ये 5वीं सीरीज है इस साल जो पाकिस्तान ने जीती। आपने साउथ अफ्रीका को हराया, आपने श्रीलंका को हराया, बांग्लादेश को हराया, जिम्बाब्वे को हराया। एशिया कप का भी आप फाइनल खेले। सलमान अली आगा की सीवी तो बेहतरीन बन रही है, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, उस पर भी चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि भाई पिछले 2 महीने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर साबित हुए। क्यों? क्योंकि आपने हांगकांग सुपर सिक्स टूर्नामेंट जीता, आपने राइजिंग स्टार एशिया कप जीता, आपने वहां पर भारत को भी हराया, आप एशिया कप का फाइनल खेले। उसके अलावा अगर देखा जाए तो फिर आप श्रीलंका से जीतते, साउथ अफ्रीका से जीतते, बाबर आजम 100 बनाते। देयर इज अ लॉट टू सेलिब्रेट, लेकिन सामने छोटी टीमें थी, ये भी सच है। लेकिन एक और सच ये भी है इसके साथ साथ, वो ये है कि सामने टी20 वर्ल्ड कप है और टी20 वर्ल्ड कप जब आप देख रहे होते कि इतना बड़ा इवेंट आपके सामने है और आप पीछे आप जीत कर आ रहे हो मैचेस, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट अप होता है। अब 45 दिन, अगले 1.5 महीने पाकिस्तान की कोई सीरीज नहीं है। अगली सीरीज जो है पाकिस्तान की वो श्रीलंका के खिलाफ है। तो बहुत कुछ बात करने को, वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाबर आजम की। अभी भी लोग बात कर रहे हैं कि भाई ये खिलाड़ी जो है इसके स्ट्राइक रेट देखे, 110-15 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और जब टारगेट 130-40 का होता है तो आकर रन बनाते हैं, यानी उस मुकाबले में रन बनाते हैं जिसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा नहीं होती। और उस मुकाबले में जहां 180 से ऊपर का रन आप चेज करते हैं तो वहां पर बाबर आजम परफॉर्म नहीं करते। यार क्यों बाबर आजम के बारे में ही बात करना, थोड़ा सा साइड पर रख दीजिए आज इस खिलाड़ी को, क्योंकि धीरे धीरे वो फॉर्म में नजर आ रहे हैं, धीरे धीरे वो कलर में आ रहे हैं। वो एक ट्रोमा उन पर गुजरा, उस ट्रोमा के बाद जहां लोगों ने ट्रोल किया, अपने ही लोगों ने क्रिटिसिज्म किया, फिर साबिक जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें की। कई लोग तो ऐसी बातें करने लगे जो यहां पर मैं मेंशन भी नहीं कर सकता। उसके बाद एक 100 बनाते हैं, धीरे धीरे 1-2 50 बनाते हैं, तो फिर वो फॉर्म में आ रहे हैं तो थोड़ा सा साइड पर रखा जाए, उन पर बात करेंगे। लेकिन वो उस दिन बात करेंगे जब वो कंप्लीटली किसी बड़े इवेंट में आप फेल होंगे, क्योंकि अब बाबर आजम पे हुदार है कि वो आपको एक ट्रॉफी जीत कर दें। केवन पीटरसन के साथ उस इंटरव्यू में भी कहा था कि अब मैं ट्रॉफी जीतना चाहता हूं, तो माफी दे दो यार। बहुत खुशियां दी हैं इस खिलाड़ी ने भारत को, भारत में पहली बार वर्ल्ड कप में हराया था इस खिलाड़ी ने। टी20 में आप नंबर 1 टीम बने, ओडीआई में आप नंबर 1 टीम बने, 13 साल बाद आप टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेले। तो मतलब खिलाड़ी अच्छा है, मतलब कुछ प्रूव करने की जरूरत है नहीं एट दिस स्टेज बाबर आजम को, सिवाय इस चीज के कि वो एक ट्रॉफी जीत लें। तो वो देखा जाएगा कि अब उनको टीम में रखा जाए ना रखा जाए, थोड़ी सी उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो बात करना जरूरी है वो पाकिस्तान की टीम पे बात करना जरूरी है, क्योंकि आपने श्रीलंका को हराया, आप ट्राई सीरीज जीते, अफगानिस्तान और यूएई के खिलाफ आप ट्राई सीरीज जीते थे, फिर एशिया कप का आप फाइनल खेले, फिर साउथ अफ्रीका को, श्रीलंका को हराना, जिम्बाब्वे से आप जीते, 5-5 सीरीजें आप अपने घर पर जीत चुके हैं। और इस सीजन जो पिछले 2-3 महीने आपका एक जो सीजन रहा है, पाकिस्तान किसी भी टीम से हारा नहीं है उस तरह, लेकिन इस पूरे जो 5-6 महीने में ना एक ही तगड़ी टीम आपके सामने आई है और वो आई है टीम इंडिया, जो एशिया कप में 3 दफा आपको हराती है। और उससे पहले अगर देखा जाए पूरे साल में, तो फिर एक ही बड़ा इवेंट आप खेले 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें आप 4 दिनों के अंदर अंदर टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं, वो भी एक चीज फिर आएगी। उससे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आप सीरीज खेले थे टी20 न्यूजीलैंड में, वहां पर भी आप हारे थे। तो मतलब 3 ही बड़े इवेंट आए या 3 ही बड़ी टीमें आपके सामने आई, आप उनके सामने हारे हैं। लेकिन फिर जब थोड़ा सा वो रिडेम्पशन हुई, थोड़े बड़े फैसले हुए, बाबर रिजवान ड्रॉप हुए, वापस आए, वो अलग बात है, शाहीन को कप्तान बनाया गया ओडीआई को, धीरे धीरे पाकिस्तान क्रिकेट अपने डगर पर वापस आती हुई एट दिस स्टेज अगर टीम को देखा जाए तो थोड़ी सी समस्या अभी भी है 6-7वें नंबर पर, क्योंकि ओपनिंग में साइम अयूब एक जनरेशनल टैलेंट है, रन बनाना जानते हैं, बैट पे अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे स्कोर बना रहे हैं, अपने शॉट्स भी खेल रहे हैं, गेंदबाजी में 1-2 विकेटें ले रहे हैं, तो काम चल जाएगा। मतलब यू हैव टू टेक साइम अयूब टू द वर्ल्ड कप। और उसके बाद फिर साहिबजादा फरहान, इस खिलाड़ी की कहानी अलग है यार। आते 2-3 बड़े छक्के लगाते हैं, ग्लोरियस शॉट्स खेलते हैं, खूबसूरत टच में नजर आते हैं, लोग कह रहे हैं कि बंदा डोमिनेट कर रहा है यार, क्या खेलता है। और फिर जब आउट होते हैं तो ऐसा लगता है कि यार 40 गेंदों पर 50 रन, 120 के स्ट्राइक रेट से मतलब उतना भी अच्छा तो नहीं खेला बंदा जितना ये लग रहा था। उसकी वजह यह है कि 49% पाकिस्तान के लिए टी20 क्रिकेट में डॉट बॉल्स खेली हैं इस सीजन साहिबजादा फरहान ने, लेकिन सबसे ज्यादा रन भी इन्होंने ही बनाए। लेकिन बनाए किस स्ट्राइक रेट के साथ हैं? 133 के स्ट्राइक रेट से। गिलास आधा खाली या आधा भरा हुआ, इसका फैसला आप लोग कीजिएगा। उससे आगे थोड़ा सा अगर जाया जाए
तो बीच में बाबर आजम 50-50, एक बार फिर उनके बारे में कहूंगा कि रन्स बना रहे हैं पर उस रफ्तार से नहीं बना रहे जो पाकिस्तान को चाहिए हूं, लेकिन बाबर आजम के खेलने का क्योंकि टेम्पलेट ऐसा है, एक उनका अपना कुलिया है, एक अपने तरीके से खेलते हैं, हर खिलाड़ी की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। तो बाबर आजम अगर मिडिल ऑर्डर में आपके पास मौजूद है तो फिर साथ वाले जो खिलाड़ी हैं उनको कोशिश करनी पड़ेगी कि वो अटैक करें, वहां पर काम बनता है सलमान अली आगा का या हसन नवाज को अगर आप खिलाते हैं या फिर उस्मान खान, तो वो एक्सेलरेट करें। लेकिन सलमान अली आगा सिर्फ पिछले मैच की उस 50 को निकाल दिया जाए तो कुछ भी नहीं कर पाया यार। 110 के स्ट्राइक रेट से, 110 के स्ट्राइक रेट से आप खेल रहे हैं, 130 के स्ट्राइक रेट से आपको बाबर आजम से प्रॉब्लम है, लेकिन 110 का स्ट्राइक रेट सलमान अली आगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो केपेबल नहीं है, मेरे नजदीक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, आई डोंट नो कि वो खुद को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहे, लेकिन जिस तरह वो बतौर कप्तान मैचेस जीत रहे हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा तो आई रियली होप कि वो भी रन बनाएंगे। तो टॉप 4 इज फाइन। फिर उसके बाद नीचे की जब बारी आती है तो आप सोचते हैं कि छठे नंबर पर आपको फिनिश कौन करके देगा। अब फखर जमान पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। फखर जमान ने जो ओवर द ईयर्स परफॉर्म किया वो या तो बतौर ओपनर परफॉर्म किया या फिर नंबर 3 या 4 पर। अब 4 से नीचे आप फखर जमान को खिलाने का सोचेंगे तो इसका मतलब है कि आप एक नई चीज ट्राई कर रहे हैं, जो चल गई तो मतलब बहुत बोलबाला वाह वाह हो जाएगी आपकी, लेकिन अगर वो ना चले तो फिर ये डिजास्टर हो सकता है छठे नंबर पर। ये एक समस्या पाकिस्तान के लिए कि बैटिंग ऑर्डर में रन्स बन रहे हैं पर पैचेस में बन रहे हैं, अभी तक टीम सेटल नहीं है। और जब आप 8वें नंबर पर या 9वें नंबर तक बल्लेबाजी ले जाने की कोशिश करते हैं तो फिर आपको 2 और ऑलराउंडर्स खिलाने पड़ते हैं, जिनमें फ़हीम अशरफ है, मोहम्मद नवाज है। मोहम्मद नवाज तो खैर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है, उनकी तो जगह बनती ही है क्योंकि जब से कमबैक किया है T20 में 34 विकेटें ली हैं, 6.6 का उनका इकोनॉमी रेट है और 14 की एवरेज से गेंदबाजी कर रहे हैं और 7 बल्लेबाजी में भी ना क्या खेलता है बंदा यार। 135-40 के स्ट्राइक रेट से आपके मेन बैटर्स का जितना स्ट्राइक रेट है उससे ज्यादा से रन वो बनाकर दे रहे हैं, तो फिर नवाज एक ऑटोमेटिक चॉइस आपके बन जाते हैं। नवाज, फ़हीम अशरफ और शादाब खान अगर फिट हो जाते हैं तो आप उनको टीम में लाएंगे तो फिर क्या 5 ऑलराउंडर्स के साथ खेलेंगे, क्योंकि शादाब, नवाज, फ़हीम अशरफ, साइम अयूब को ऑलराउंडर गिनते हैं और क्या नाम है सलमान अली आगा भी तो ऑलराउंडर ही है। तो 5 ऑलराउंडर्स के साथ आप एक टीम में जाएंगे। वो भारतीय टीम जो गलती कर रही है टेस्ट क्रिकेट में, क्या आप वो T20 और वनडे में करेंगे? T20 और वनडे में सच कहूं तो मार्जिन ऑफ एरर थोड़ा कम होता है, शायद काम चल भी जाए एक आध इवेंट में, बट ये लॉन्ग लास्टिंग कोई पॉलिसी नहीं रहने वाली। तो आई रियली होप कि पाकिस्तान इन चीज़ों पर जो है वो टेक ओवर करेगा। यहां से पाकिस्तान पाकिस्तान टीम को जो चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है वो सिर्फ 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपको स्पेसिफिक जो है छठे 7वें नंबर का बल्लेबाज चाहिए। फ़खर जमान पर अगर आप रिलाई करते हैं बतौर फिनिशर तो फिर किसी और को ऊपर एडजस्ट करने के लिए आपको शायद उस्मान खान को ड्रॉप करना पड़े, लेकिन उस्मान खान को ड्रॉप करेंगे तो कीपिंग कौन करेगा? क्या साहिबजादा फरहान से कीपिंग कराकर आप रिजवान को वापस लाएंगे? सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि बाबर आजम ऑलरेडी स्लो खेलते हैं, सलमान अली आगा भी स्लो ही खेल रहे हैं। फिर उसके अलावा कौन सा आपके पास ऑप्शन है जो तेज़ खेले? तो फिर आप हसन नवाज की तरफ या अब्दुल समद की तरफ या माज सदाकत की तरफ सोचते हैं, तो उन खिलाड़ियों ने भी ज़्यादा टॉप ऑर्डर में ही परफॉर्म किया और अब्दुल समद के लिए इट्स टू अर्ली। चाहे वो हसन नवाज हो, माज सदाकत तो टॉप ऑर्डर खेलना पसंद करते हैं, उनको फिर अगर आप लाकर छठे या 5वें नंबर पर खिलाते हैं तो फिर ये भी कोई चीज़ सेंस नहीं बनाएगी। फिर उसके अलावा अगर देखा जाए तो अब्दुल समद को आप लेके आते हैं तो फिर ऑल ऑफ सडन आप अब्दुल समद को क्यों टीम में लेके आएंगे? खुशदिल की तरफ आप देखेंगे नहीं, आसिफ अली ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, तो ये थोड़ी सी समस्या और एक दिक्कत। लेकिन फ़खर जमान के साथ मुझे लगता है कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना ही है, फ़खर को एतमाद में लेकर उसी नंबर पर फ़खर को खिलाएं, शायद वो T20 वर्ल्ड कप में आपके लिए डिलीवर कर लें। गेंदबाजी इस एब्सोल्यूट फाइन, क्योंकि शाहीन को खिला दे, नसीम को खिला दे, हारिस रऊफ को खिला दे, सलमान मिर्जा को खिला दे, सारे गेंदबाज परफॉर्म कर रहे हैं। और स्पिन की जब बात आती है तो सुफियान मुकीम आपके बेंच पर है, मतलब ये ताकत आपकी इतनी है कि सुफियान मुकीम की टीम में जगह नहीं बन रही, जो क्या कहते हैं बहुत उम्दा परफॉर्म करके आए राइजिंग एशिया कप में। लेकिन इब्रार अहमद एकदम आज भी वो एक विकेट में, एक ओवर में 2 विकेटें लेकर वो मैच का जो है पांसा ही पलट दिया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी पर आती हुई वी रियली होप कि अब बाकी अच्छा होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।